जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस की क्लास में। आज हमारी साइंस की क्लास नंबर 25 है, जो डेली आपको दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। बाकी क्लासेस का टाइम ये है: हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर्स डेली सुबह 7 बजे, इंडिया जी के डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे। डेली मॉक टेस्ट चलता है, लाइव मॉक टेस्ट डेली रात को 9 बजे चलता है, पूरा 100 नंबर का मॉक टेस्ट। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ 230 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था कि महिलाओं में जो वाक तंतु है वो पुरुषों में वाक तंतु से छोटा होता है, बड़ा होता है। इन फीमेल वोकल कॉर्ड्स आर देन इन मेल्स। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, यानी कि ये बोलने वाला जो हिस्सा है ये वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जो वोकल कॉर्ड्स है मेल और फीमेल में, पुरुषों के वाक तंतुओं की जो लंबाई है, यानी कि जो वोकल कॉर्ड की लंबाई है वो कितनी होती है? 20 mm होती है, जबकि महिलाओं के अंदर इसकी कितनी होती है? 15 mm होती है। ठीक है, और बच्चों का तो बहुत छोटा हो जाएगा। यही कारण है कि जो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो ध्वनि का यानी कि साउंड का जो है वो अलग अलग होती है। महिलाओं की जो साउंड अलग है, पुरुषों की अलग है। यही इसका कारण है वोकल कॉर्ड। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 5 mm छोटा होता है। महिलाओं में वाक तंतु जो है वोकल कॉर्ड है वो पुरुषों से कितना? 5 mm छोटा होता है, 5 mm शॉर्टर होता है। नेक्स्ट है, पुरुषों और महिलाओं में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि पुरुषों में होता है मेरे दोस्तों 20 mm और महिलाओं का होता है 15 mm। मेल वोकल कॉर्ड्स लॉन्गर एंड थिकर होता है। ठीक है, और जबकि फीमेल जो वोकल कॉर्ड है वो शॉर्टर होता है, थिनर होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, वाकु यंत्र की लंबाई किसमें सबसे छोटी होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ द वोकल अपैरेटस द शॉर्टेस्ट? वोकल वाक यंत्र की जो लंबाई है किसमें छोटी होती है? बच्चों में। ठीक है, बच्चों में छोटी होगी। मैंने आपको बताया था पुरुषों में 20 mm होती है, महिलाओं की 15 mm होती है, बच्चों के तो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों में होगी। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम किस अवस्था में होना चाहिए? द मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड शुड बी इन द स्टेट ऑफ ठोस, तरल, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए, यदि आप गिलास में से पूरी की पूरी हवा को खींच पाते, ठीक है, तो पूरी की पूरी ध्वनि आपको क्या सुनाई देना बंद हो जाती। तो एक जगह से दूसरी जगह ध्वनि का संचरण होता है कि एक जगह से दूसरी जगह के जाने के लिए ध्वनि को, साउंड को कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ठीक है, जैसे आपने बर्तन देखा होगा, कई बार आप कान को जब छोटे बच्चे थे ऐसे गिलास लगा देते थे और अजीब सी सुनाई आपको आवाज देती थी, अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। ठीक है, अगर किसी भी बर्तन में से पूरी तरह एयर को निकाल दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? निर्वात बोलेंगे, यानी कि वैक्यूम बोलेंगे। जहां पर एयर नहीं है उसको हम वैक्यूम बोलेंगे। ठीक है, जो ध्वनि है वो आपकी निर्वात के अंदर, वैक्यूम के अंदर जो है प्रोपेगेशन नहीं हो सकती, संचारित नहीं हो सकती। लेकिन ध्वनि के संचरण के लिए ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। लेकिन ध्वनि किसके अंदर संचरित नहीं हो सकती? निर्वात के अंदर, यानी कि वैक्यूम के अंदर जो है, जहां पर एयर नहीं है। नेक्स्ट बताइए, ध्वनि निम्नलिखित में से किसमें गति नहीं कर सकती? अभी मैंने आपको बताया निर्वात के अंदर गति नहीं कर सकती, वैक्यूम के अंदर गति नहीं कर सकती। सी ऑप्शन। जब किसी बर्तन में से या कहीं पर भी जहां पर वायु नहीं है उसको हम वैक्यूम बोलेंगे। कान के बाहरी भाग का आकार किसकी तरह होता है? द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज शेप्ड लाइक ए। भाई आपने ये पूछा कि ये शेप किस प्रकार की होती है? शेप होती है कीप के आकार की, यानी कि पोट के आकार की। जैसे आप किसी चीज में तेल डालते हो ना, कीप। ठीक है, कीप की जो फनल होता है ना कीप का, उसकी तरह होती है। और कोई भी जब साउंड कान में प्रवेश करती है तो एक नलिका से गुजरती है, एक नली से गुजरती है, और उस नली के ऊपर छोटी सी झिल्ली होती है जिसको आप ईयर ड्रम बोलते हैं। और ये ड्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जब ध्वनि नलिका से गुजरती है, व्हेन ए साउंड ट्यूब पासेज थ्रू व्हिच हैज ए थिन स्ट्रेच्ड एम्ब्रेन एट द एंड, इट इज कॉल्ड।
जब ध्वनि नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कर्णपटय बोलते हैं, यानी कि इसको इसको हम बोलते हैं टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि ईयर ड्रम हम इसको बोलते हैं। ये जो आपका हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे? ईयर ड्रम बोलेंगे, कर्णपटय बोलेंगे, यानी कि ईयर ड्रम बोलेंगे। नेक्स्ट बताइए, अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए, यह किसको क्षति पहुंचा सकती है? देखिए, जब आप कान साफ करते हो, कोई भी बड्स लेते हो इस तरीके से, तो आपका जो कान साफ करते हैं ये बिल्कुल गलत तरीका है। कोई भी हो, मैं भी करता हूँ लेकिन गलत है। ठीक है, अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए, किसको क्षति पहुंचा सकती है? आपकी कर्णपटय झिल्ली को, यानी कि टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन को जो है, झिल्ली को आपको क्षति पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, पहला दिया गया है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। पहली बात तो आवृत्ति यानी कि जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि कितना दोलन कर रहा है, कितना वो ऑस्किलेट कर रहा है एक सेकंड के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 by समय आवर्त। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी की जो इकाई जो होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज होती है, यानी कि जिसको आप एच जेड से डिनोट करते हो। फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। और एक हर्ट्ज किसके बराबर होता है? एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर। जैसे एक सेकंड में एक दोलन बराबर एक हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है और किस टाइम में कितने दोलन हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 सेकंड, इस प्रकार से क्या हो रहा है? दोलन हो रहा है। तो कितना टाइम लग रहा है किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पहला सही है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, सही है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं आपको बोलूं कोई वस्तु 1 सेकंड में, कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 बार दोलन करती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 होगी। ठीक है, आवृत्ति की ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण, द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी आर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, एम्पलीट्यूड, या भाई मीडियम, या नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन रहेगा पहला और दूसरा, यानी कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। ध्वनि के दो महत्वपूर्ण नियम होते हैं। यहाँ पे आवृत्ति की ध्वनि यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है उसके दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? एक होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, और एक होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो पहला और दूसरी स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, एक गति ध्वनि जैसे कभी ऊंची सुनाई देती है आपको, कभी कम सुनाई देती है, फ्रीक्वेंसी की। ऐसे बोलते हैं ये ध्वनि कितने फ्रीक्वेंसी की है। और अलग अलग मनुष्य की फ्रीक्वेंसी सुनने की क्षमता अलग होती है, कुत्ते की अलग होती है। ठीक है, तो हर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, हर मनुष्य की भी, जानवरों की भी। तो किसी की कम फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को सुन लेता है, कोई ज्यादा फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को सुन पाता है। और आयाम किसको बोलते हैं? एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? देखिए, कोई जो ज्यादा जो ध्वनि, जिस चीज की ज्यादा ध्वनि होगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होगा, और कम होगा तो अगर ध्वनि कम होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के समानुपातिक होती है, घनमूल, घन वर्ग या वर्गमूल। पूछा गया है कि द लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द square of the amplitude of vibration producing the sound. The loudness of sound depends on the amplitude of the vibration producing it. Greater the amplitude, greater will be the loudness. अगर amplitude ज्यादा होगा, ठीक है, अगर amplitude ज्यादा होगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों? लाउडनेस भी क्या होगी? ध्वनि की प्रबलता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो लाउडनेस ऑफ साउंड को हम किसके अंदर मापते हैं? डीबी यानी कि डेसिबल के अंदर मापते हैं। किसके अंदर मापते हैं? ध्वनि किसके अंदर मापते हैं? डेसिबल के अंदर मापते हैं, यानी कि डीबी। डीबी इसका सिंबल है। कितने डीबी से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है? अबव हाउ मेनी डीबी ऑफ लाउड नॉइज डज इट बिकम हार्मफुल टू द बॉडीज? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 80 हर्ट्ज।
80 dB डेसिबल, ठीक है। देखिए 0 20 यहाँ पे दिया गया, सॉफ्ट, मॉडरेट, लाउड, ज्यादा 80 की क्या हो जाएगी लाउड, और उससे ज्यादा तो भाई जाउद ही है। अगर 160 होगी तो बहुत ज्यादा पेनफुल होगी। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक तथा हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो 80 आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो जब हम सांस लेते हैं, जो हमारी जो सांस की जो आवाज है वो कितने डेसिबल की है, 10 डेसिबल की है। सामान्य जो हम सांस लेते हैं 10 डेसिबल है उसकी आवाज, ठीक है। जैसे हम किसी के कान में फुसफुसाहट करते हैं, फुसफुसाहट से मंद मंद बोलते हैं, बोलते आजा तेरे को कोई गुप्त चीज बताता हूँ, तो 30 डेसिबल की ध्वनि हम सुन सकते हैं, तभी हमको पता चलेगा। सामान्य बातचीत में हम 60 डेसिबल की ध्वनि यूज करते हैं, 60 डेसिबल। और व्यस्त, अगर कोई ज्यादा ही शोर शराबा है, ट्रैफिक है, तो 70 डेसिबल की ध्वनि होती है, 70 डेसिबल की, ठीक है। और फैक्ट्री वगैरह वगैरह में 80 डेसिबल की, अगर इससे ज्यादा होगी तो आपके लिए हानिकारक होगी। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है, पूछा गया है द लाउडनेस यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, कंपन के आयाम के द्वारा, बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन के आयाम तथा आवृत्ति के अनुपात के द्वारा, कंपन की आवृत्ति के द्वारा, या भाई कंपन के आयाम था इसकी आवृत्ति के गुणनफल के द्वारा। देखिए जो ध्वनि की प्रबलता है, जो इंटेंसिटी है, ध्वनि की इंटेंसिटी, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, कंपन के आयाम, ठीक है, बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो ध्वनि की जो लाउडनेस है वो भी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, सुमेलित करना है आपको। सामान्य बातचीत, व्यस्त यातायात, औसत फैक्ट्री, मंद फुसफुसाहट, इसके अंदर यानी कि नॉर्मल डेसिबल कितनी है, ये हमसे पूछा गया। सामान्य बातचीत वार्तालाप के लिए 80 डेसिबल की ध्वनि, व्यस्त यातायात 30 डेसिबल, औसत फैक्ट्री 60 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट, मंद फुसफुसाहट 30 आएगी, यहाँ पे गलत दे दिया हमने, मंद फुसफुसाहट। सामान्य बातचीत 80 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल, और व्यस्त यातायात कितनी हो जाएगी, 70 डेसिबल, ठीक है। और औसत फैक्ट्री मेरे दोस्तों 80 डेसिबल, यहाँ पे गलत लिख रहे हैं, सॉरी, ठीक है। मंद फुसफुसाहट मैंने आपको बताया था, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है। औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल, 60 डेसिबल, 60 डेसिबल, ठीक है। और व्यस्त यातायात भाई 70 डेसिबल, और सामान्य बातचीत भाई 80 डेसिबल, ठीक है। वैसे यहाँ पे सामान्य बातचीत का 60 आना चाहिए, यहाँ पे इसने गलत लिखे हैं शायद। सामान्य बातचीत या वार्तालाप के लिए 80 डेसिबल, यहाँ पे कुछ न कुछ ज्यादा नजर आ रहा है आपको, क्योंकि सामान्य बातचीत के लिए हमारा 60 आना चाहिए। यहाँ पे सामान्य बातचीत या वार्तालाप के लिए हम 60 डेसिबल की ध्वनि, मंद फुसफुसाहट के लिए 30 डेसिबल की, व्यस्त यातायात के लिए 70 डेसिबल की, ठीक है, और औसत फैक्ट्री के लिए 80 डेसिबल की। तो सी का आपका पहला आना चाहिए, और यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे दिया नहीं गया तो कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है। तो ए का आपका यहाँ पे थर्ड आ रहा है, ये सही है, ए का थर्ड आ रहा है। बी का आ रहा है आपका यहाँ पे फोर्थ आ रहा है, बी का फोर्थ आ रहा है, ये भी सही है। सी का आपका फर्स्ट आ रहा है, डी का सेकंड, ये ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पे गलत दिया गया है, ये इसको इरेज करना, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। When the amplitude of vibration is large, what type of sound is produced? तो साउंड भी क्या होगी, ज्यादा होगी भाई, उच्च स्वर की, हाई पिच की। स्मॉल एम्पलीट्यूड छोटा आयाम, लार्ज एम्पलीट्यूड यानी कि बड़ा आयाम। अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट कम होगा, सॉफ्ट साउंड होगी। अगर लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो लाउड साउंड होगी यानी कि ज्यादा साउंड होगी। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। व्हाट डिटरमाइन द पिच ऑफ ए साउंड, कौन निर्धारित करता है ध्वनि की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीक्ष्णता, पिच ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी ही तीक्ष्ण यानी कि तेज होगी। जैसे आप किसी को आवाज लगाते हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आवाज दूर तक जाएगी। निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला इसके अंदर बोल रहे हैं कि एक ढोल निम्न तारतव की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि एक पियानो उच्च तारतव की ध्वनि उत्पन्न करता है। यहाँ पे आप ढोल देख रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप एक पियानो देख रहे होंगे। तो ये बोल रहे हैं कि ड्रम प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ लो पिच
whereas a piano produces a sound of high pitch। ये सही है मेरे दोस्तों, ठीक है, ए वाला सही है। एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द लाउडनेस। बिल्कुल सही भाई, एम्पलीट्यूड जो है किसी भी वाइब्रेशन का, किसी भी साउंड का जो एम्पलीट्यूड है, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ढोल कम आवृत्ति के साथ में, कम फ्रीक्वेंसी के साथ में कंपन करता है, ठीक है, इसलिए ये लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। जबकि पियानो के अंदर जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी, इसलिए ये ज़्यादा यानी कि हाई तारतों वाली, जिसके हिंदी के अंदर हम बोलेंगे हाई पिच वाली ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन भाई ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड का नहीं, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। पहले वाला जो ड्रम है और पिच है, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ना कि मेरे दोस्तों एम्पलीट्यूड से। तो ए और आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर यहाँ पे सेकंड वाले में बात कर देता फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की वजह है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ध्वनि भी क्या होगी मेरे दोस्तों, इसलिए जो है ध्वनि भी उसकी क्या होगी, कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ध्वनि ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शेर की दहाड़, परवल और पक्षियों की आवाज़ इक्शन होती है, इसका उचित कारण क्या होता है? द रोर ऑफ ए लायन इज लाउड एंड द वॉइस ऑफ द बर्ड इज फेंट। व्हाट इज द प्रॉपर रीजन ऑफ दिस? तो प्रॉपर रीजन क्या है? तो मैंने आपको बताया ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर। शेर की दहाड़ का जो आयाम है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द लायन इज रोर इज ग्रेटर कंपेयर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड ऑफ बर्ड्स। शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यानी कि शेर की दहाड़ जो है वो ज्यादा क्या है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, जबकि पक्षी की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, कम है। नेक्स्ट है, एक महिला की आवाज एक आदमी की तुलना में तीखी क्यों होती है? क्योंकि उच्च आवृत्ति के कारण, ड्यू टू हायर फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। ध्वनि की तीक्ष्णता, जिसको आप पिच भी बोल देते हैं, ध्वनि की तीक्ष्णता के कारण यानी कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर और पिच के ऊपर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है निर्धारित की जाती है। महिला की आवाज की जो पिच है वो पुरुष की आवाज की पिच से ज्यादा होती है, इसलिए उच्च आवृत्ति होती है। महिलाओं की आवाज पुरुषों की आवाज की तुलना में तीखी होती है, ठीक है। ये महिला, इनकी पतली व छोटी स्वर तंत्र की होती है, इनकी मोटी होती है और लंबी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, लगभग कितना कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान नहीं सुन सकता है? यानी कि अगर इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो आपका जो कान है उसको नहीं सुन पाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमें कोई भी साउंड सुनने के लिए उस वस्तु के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, कंपन होना चाहिए। लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को नहीं सुन सकता है। न्यूनतम कितनी है? 20 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, उससे कम की नहीं सुन सकता, ठीक है। यानी कि मानव के द्वारा अगर 20 हर्ट्ज ध्वनि कम होगी, 20 हर्ट्ज से अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो नहीं सुन पाएंगे हम। अगर 20,000 से ज्यादा होगी तो मानव कान उनको संसूचित नहीं की जा सके, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन ही नहीं सकता। आपके कान का पर्दा फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मानव कान सुनने की योग्यता 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 20,000, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मानव कान 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव कान के लिए सर्वे आवृत्ति की सीमा कितनी है? फॉर द ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है भाई, ठीक है। जो लो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की, हम इसको क्या बोलेंगे? इंफ्रासाउंड बोलेंगे। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन ईयर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो अल्ट्रासाउंड है, जैसे प्रासर्व्य ध्वनि जिसको आप बोलते हैं, और आपने देखा होगा बहुत पुलिसकर्मी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो सिटी हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी ज्यादा होती है,
कुत्ते भी 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन सकते हैं। जैसे भूकंप आ जाएगा, कुत्तों को पहले ही पता चलता है कि भूकंप आने वाला है, ठीक है। भूकंप आने के लिए भी कंपन की जरूरत होती है। और हाई फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा हम उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड बोलेंगे, प्रासर्व्य ध्वनि बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, चिकित्सा समस्याओं की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रासर्व्य उपकरण किस आवृत्ति पर काम करते हैं? किस आवृत्ति के ऊपर काम करते हैं? वो करते हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, डॉक्टर आपको ऐसे लगाता है, बीच पीछे लगाता है, गले में लगाता है। वो क्यों लगाता है? क्योंकि उसके अंदर अक्षमता होती है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि को सुन सकते हैं। मेडिकल अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट यूज ए डायग्नोस्टिक मेडिकल कंडीशन ऑपरेट एट विच फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। Ultrasonic instruments use high frequency sound waves which are the above human hearing range. These sound waves help in creating images of internal parts of the body. ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग भाई, डिजीज कोज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? अनिद्रा, इंसोमनिया आ जाएगा बिल्कुल भाई, अगर पास में डीजे बज रही तो नहीं सो पाओगे। हाई स्ट्रेस, तनाव हो जाएगा, सो नहीं पाओगे तो तनाव भी हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, चिंता होने लगेगी। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ। अनिद्रा हो जाएगी, अति मानव रक्तचाप और एंजाइटी यानी कि चिंता हो जाएगी आपको। नेक्स्ट बताइए, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब के अंदर होता है? देखिए अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा के यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या केमिकल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब के अंदर होता है? उष्मीय प्रभाव का यानी कि हीटिंग इफेक्ट का। देखो विद्युत बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन द बल्ब। भाई जब बल्ब को इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो बल्ब क्या करेगा? जलने लगेगा और प्रकाश देगा। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड एंड ग्लोज। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार घरों में अगर डिम लाइट आ जाती है तो ये जो तंतु है ये जल नहीं पाता है, जितनी इसको मेरे दोस्तों हीट ये प्रोड्यूस कम हीट कर पाता है, क्योंकि इसको करंट कम मिलता है। करंट कम मिलेगा तो हीट कम प्रोड्यूस करेगा, और हीट कम प्रोड्यूस करेगा तो लाइट भी कम देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस बाय, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस बाय केवल उष्मीय प्रभाव, ओनली थर्मल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, यानी कि थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट नहीं। चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस बाय, तो ऑप्शन नंबर है यानी कि केवल उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, टेस्टर नामक युक्तियां आधारित हो सकती हैं विद्युत धारा के। आपने बहुत बार देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक रहता है, इलेक्ट्रिक मैन रहता है, उसके हाथ में टेस्टर देखा होगा, इसे चेक करता है वो। अगर करंट है तो वो क्या रहता है, इधर से ऐसे जल जाता है, वो लाइट जल जाती है इसके अंदर। ओनली थर्मल इफेक्ट, ओनली मैग्नेटिक इफेक्ट, बोथ ऑफ द वो, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। विद्युत धारा के उष्मीय और चुंबकीय दोनों प्रभावों के ऊपर आधारित होता है टेस्टर। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित द्रव पदार्थों में से कौन से विद्युत के चालक हैं? विद्युत के चालक बताने हैं भाई, यहाँ से कौन से हैं? सिरका, शर्करा विलयन, लवण विलयन या आसुत जल। सिरका, शर्करा विलयन, लवण विलयन या मेरे दोस्तों आसुत जल। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पहला और तीसरा। यानी कि जो सिरका है और लवण विलयन है, ये दोनों क्या है? विद्युत के चालक हैं, ठीक है। देखिए विद्युत का चालक कौन होगा? जो लिक्विड सब्सटेंस अपने पास आयन रखते हैं, फ्री आयन रखते हैं। क्या रखते हैं? फ्री आयन रखते हैं, वही क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। और सिरका क्या है? सिरका एक एसिटिक एसिड का क्या है?
सॉल्यूशन है। और एसिडिक एसिड के अगर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर क्या होंगे, एसिडिक है तो क्या होंगे, आयन होंगे, इसलिए विद्युत का चालक होता है। शर्करा में क्या है, शर्करा पानी में घुलने पर आयन नहीं बनाती है, ठीक है, आयन नहीं बनाती है। जब आप चीनी को पानी के अंदर घोलोगे तो ये आयन नहीं बनाती है, इसलिए ये विद्युत का चालक नहीं है। लवण विलयन की अगर मैं बात करूं, जिसको आप सोडियम क्लोराइड नमक बोलते हैं, पानी के अंदर घुलता है तो यह एक आयन प्रोड्यूस करता है Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव ए और एक Cl नेगेटिव, जिसे यह विद्युत का क्या बन जाता है भाई, सुचालक बन जाता है। ठीक है। अशुद्ध जल, अशुद्ध जल का मतलब शुद्ध जल, जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती। अगर उसके अंदर अशुद्धि नहीं होंगे, यानी कि अगर वो प्योर है तो उसके अंदर आयन नहीं होंगे, इसलिए विद्युत का कुचालक है। ठीक है। तो विद्युत का सुचालक होने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर होने के लिए क्या होना जरूरी है, आयन बनने जरूरी है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या रबड़। तो रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गए, इसके अंदर से विद्युत प्रवाह नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी चालक, ये भी, लेकिन रबर नहीं है। हर रबर विद्युत का कुचालक होता है, जबकि तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बताइए, निम्न अंकित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है। विद्युत हीन चालक है, यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए था, विद्युत हीन चालक है, विद्युत का हीन चालक है, वो है अशुद्ध जल। मैंने आपको बताया था अशुद्ध जल के अंदर क्या नहीं बनता है भाई, आयन नहीं बनते हैं। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या नहीं बनते हैं, आयन नहीं बनते हैं, इसलिए विद्युत का कुचालक है मेरे दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर आयन नहीं है। सिरका, नींबू पानी, साबुन पानी, इसके अंदर सभी के अंदर क्या होता है भाई, सोडियम होता है। लवण की मात्रा होती है, और लवण क्या करता है भाई, पॉजिटिव आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट बताइए, एलईडी को बैटरी के ऋणात्मक से धनात्मक में जोड़ने पर क्या उत्पादन होगा भाई। ठीक है। इसने पूछा है कि व्हाट विल बी प्रोड्यूस व्हेन एन एलईडी इज कनेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। जैसे आपने देखा होगा, ये एक सेल दे दिया आपको, एक बैटरी दे दी आपको, ठीक है, और ये कोई एलईडी चीज है, ये बल्ब है। अगर इसका जो पॉजिटिव है, इसके यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एलईडी का नेगेटिव नेगेटिव जोड़ दिया इसने, और इसका पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ दिया। ठीक है। धनात्मक टर्मिनल से और दूसरे को ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने पर क्या बनेगा, एक लघु परिपथ बनेगा, यानी कि एक शॉर्ट सर्किट बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। कैसा बनेगा, एक शॉर्ट सर्किट बनेगा। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ोगे, तो एलईडी जलेगी ही नहीं, यानी कि आप चिंगारी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। चिंगारी उत्पन्न हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा, अगर तार आप उल्टे सुलटे जोड़ देते हो तो क्या होता है भाई, चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, एक लघु परिपथ बनेगा, एक शॉर्ट सर्किट बनेगा, और एलईडी जलेगी नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, ऐसे जोड़ना पड़ेगा अपोजिट में। जब विद्युत धारा एक चालकीय विलयन के माध्यम से प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में बदलाव होता है, और ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें क्या दर्शाता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ये बोल रहे हैं कि जब कोई कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, यानी कि विद्युत का जो सुचालक है, अगर उसमें से हम करंट को पास करेंगे, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस, तो सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। देन व्हाट डज इट इंडिकेट, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है। ठीक है। धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है, धारा का रासायनिक प्रभाव। देखिए क्या होगा, इससे जब आप कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और इसके बाद में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड होंगे, यानी कि जो ये इलेक्ट्रोड हैं बैटरी के, इस पे क्या बनेगा, गैस के बुलबुले बन सकते हैं, गैस के बुलबुले बन सकते हैं। और बुलबुले बनने से क्या होगा, जो विलयन है उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसको हम केमिकल इफेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है, जब इलेक्ट्रोड को अम्लीय पानी में डुबोया जाता है और विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो धनात्मक टर्मिनल पर बने बुलबुले निम्न होते हैं। इसने बोला है कि व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज इन एसिडुलेटेड वाटर एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, द बबल्स फॉर्म्ड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल आर ऑक्सीजन गैस। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए 1800 के अंदर एक ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम निकलसन। उसने बताया था
यदि हम इलेक्ट्रोड को, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये एक क्या लिया है इसने एक एसिडोलेटेड वाटर लिया, यानी कि एक अम्लीय जल लिया है, और इसने यहाँ पे एक बैटरी ले ली, ठीक है। तो बैटरी, अगर इसने 2 इलेक्ट्रोड ले ली यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड जिसका नेगेटिव टर्मिनल है और एक इलेक्ट्रोड जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। जैसे आपने राड, जो पानी की राड रहती है ना, उसमें आपने देखा होगा ऐसे बुलबुले उठते हैं। कैसे उठते हैं मेरे दोस्तों? बुलबुले। और वो जो बुलबुले हैं वो क्या होते हैं? वो ऑक्सीजन गैस के बुलबुले होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के होते हैं। उसने पाया कि भाई जब इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तो उनके द्वारा सॉल्यूशन से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले, ऑक्सीजन भी होता है वैसे हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन जो इसने बोला है पॉजिटिव टर्मिनल पर, पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीजन के बुलबुले होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पर, जबकि नेगेटिव पर कौन से होंगे? हाइड्रोजन के होंगे, ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो आप यहाँ पे बुलबुले देख रहे हो, ये ऑक्सीजन गैस के हैं, और नेगेटिव टर्मिनल पर हाइड्रोजन गैस की। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बताइए, जब इलेक्ट्रोड को अम्लीय पानी में डुबोया जाता है और विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो ऋणात्मक टर्मिनल पर बने बुलबुले, अभी बताया आपको भाई, हाइड्रोजन गैस के होते हैं, हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। जैसे यहाँ पे बैटरी है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया भाई? ये 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड, ये धनात्मक टर्मिनल, इसके ऊपर भाई क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव गैस के बुलबुले होंगे, यानी कि ऑक्सीजन बनेंगे, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होंगे? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। नेक्स्ट बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए। पहला क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। भाई जब केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट जब केमिकल अभिक्रिया करेगा तो इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। नेक्स्ट बोला, इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे ये बैटरी ले ली, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, एक यहाँ पे डुबो दिया, एक यहाँ पे डुबो दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गए? देखो बुलबुले आ गए, गैस के बुलबुले, लेकिन बोल रहा है कि विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकता है। और एक साइड में आप देख रहे होंगे एक जंग टाइप लग गया, यानी कि धातु का क्या हो गया? निक्षेप होने लग गया, धातु का कटाव होने लग गया, और रंग में परिवर्तन भी हो सकता है, तो विलयनों के रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, विद्युत लेपन की प्रक्रिया विद्युत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव के ऊपर आधारित है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपेंड? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी भाई, ठीक है, केमिकल इफेक्ट के ऊपर, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एनोड है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बैटरी, हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है। देखो पहले इस चम्मच का कलर ऐसा था, बाद में जब हमने इसको एक विलन के अंदर डाला और इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो मेरे दोस्तों क्या हो गया? इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग सॉल्यूशन जम गया। पहले इस चम्मच का कलर ऐसा था, बाद में इसका कलर ऐसा हो गया, तो इसके ऊपर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग सॉल्यूशन की परत जम गई, यानी कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया हो गई, और इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इफेक्ट बोलेंगे। ऐसा किसके कारण हुआ? रासायनिक इलेक्ट्रिक करंट के रासायनिक प्रभाव के कारण हुआ, केमिकल इफेक्ट के कारण हुआ। क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग क्रोमियम प्लेटिंग? यह दिखने में चमकीला नहीं है, यह संक्षारित नहीं होता, इस पर खरोंच नहीं पड़ती, इसे पूरी वस्तु के निर्माण के हिसाब से यह बहुत महंगा है। तो इसका आंसर भाई आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लास बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। बाकी क्लासेस का टाइम हमारा ये है, आप सभी क्लासेस को टाइम से ज्वाइन करते रहें और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर, सुबह 11 बजे इंडिया जी के, साई डेली दोपहर को 2 बजे, और डेली मॉक टेस्ट आपको रात को 9 बजे। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।